हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने अपने टारगेट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। तो कल मैथ का एक वीडियो जो आप लोगों के सामने आया, बड़ा छोटा सा वीडियोज़ था, तो उसमें आपने एंजॉय किया, पढ़े। उसी का अगला भाग हम लोग मिलते हैं और ये संख्या पद्धति का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भिन्न की ओर। एकदम जीरो बेसिक से आपको समझना है, कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपसे ना लगे, एक तरफ से आपको कोशिश करते हुए चलना है। आइए देख, और साथ में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको लगवा दें, जिससे कि आपका समय का नुकसान ना हो और आप ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी पा जाएँ। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 127 के पावर 127, 127 के पावर 127 तथा 127 के पावर 97 माइनस 97 का पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि मासा क्या होगा। उभयनिष्ठ का मतलब है कि मासा क्या होगा। तो जब कभी भी इस तरह की संख्याओं का मासा निकालने की बात की जाए तो इनका जो मासा होता है, दो अलग अलग संख्याओं के अगर घात समान हैं तो उनका मासा होता है x प्लस वाई। मतलब कि दोनों जो संख्याएं हैं वही जुड़ जाती हैं, दोनों की जो संख्याएं हैं वही जुड़ जाती हैं। तो जब इसको हम जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे 7 और 7 14, एक बचेगा 2 और 9 2 11 और 1 12, फिर 1 और 1 2, कितना आ जाएगा? 224 आ जाएगा। तो इस तरह से विकल्प सही होगा, डी नंबर 224। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है कि 10 से 100 के बीच में, 10 से 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। कहाँ से बताना है? 10 से कहाँ तक बताना है? 100 तक। तो 10 से 100 तक बताना है। सॉरी, 100 नहीं होगा, ये 1000 होगा। तो 10 से 1000 के बीच में कुल कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, ये हमें बताना है। शुरुआत कहाँ से करना है? 10 से। तो आप 10 को 3 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, एक बचा ना, उसको छोड़ दो। कहाँ तक बताना था? 1000 तक। तो 1000 को भी 3 से भाग दे दो, तो 3 त्रिका 9, एक बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9, एक बचा 10 हो गया, 3 त्रिका 9, जो बचा उसको छोड़ दिए शेष। अब कह रहा है के बीच में, तो के बीच बताना है तो इन दोनों को आपस में घटा दो। तो 333 माइनस 3 करेंगे, 333 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 330। और विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। फिर से जल्दी से देखो, जब कभी भी कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी संख्याएं इससे विभाज्य होंगी, तो पहले वाले को भाग करके लिख लो, दूसरे वाले को भाग करके लिख लो और आपस में घटा दो, आपको मिल जाएगा कि बीच में कितनी संख्याएं कटेंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है, कह रहा है संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। नंबर सिस्टम में 4 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, ये आपका प्रश्न है। अब बताना कितना है? 4 अंकों की। तो ये बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। और कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कुल संख्याएं ज्ञात करने के लिए 9 से गुणा कर दिया करिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा जान लीजिए कि कितने भी अंक की जब कुल संख्या पूछी जाए तो छोटी संख्या लिखिए और गुणे 9 कर दीजिए। ये फार्मूला टाइप का याद रखिए। अभी 3 अंक की पूछी जाए तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, 9 से गुणा कर दीजिए। 5 अंक की तो 5 अंक की छोटी संख्या 9 से गुणा कर देंगे। तो इसे गुणा कर रहे हैं 4 अंक की छोटी संख्या को, तो कितना हो गया? 9000। उत्तर कौन सा आ जाएगा? विकल्प नंबर ए सही है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है x के पावर 40 प्लस 2 में x के पावर 4 प्लस 1 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। ये आपका प्रश्न है। भाग किससे देना है? x के पावर 4 प्लस 1 से भाग देना है। तो इसको पहले ले लीजिए। तो x के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? -1। x के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा?
-1 हो जाएगा। यानी यक्स के पावर 4 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं ना। तो अब अपने प्रश्न पे आइए, किसको भाग करना था, यक्स के पावर 40 + 2 को। तो यक्स के पावर 40 को हम लिख सकते हैं यक्स के पावर 4 और इसका घात 10। आप जानते हैं 4 दहाई 40 हो जाएगा ना, और +2 लिखा था तो हमने लिख दिया। अब इतने का मान, यक्स के पावर 4 का मान आपने कितना निकाला है यहाँ पे, -1। तो यहाँ ये हो जाएगा -1 और घात कितना है 10 और +2। अब माइनस वाली संख्या का घात जब सम होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, सम मिलता है। यानी 1 का घात 10 का मान हो जाएगा 1 और प्लस ये 2 कितना आ गया 3। यानी क्या मिलेगा हमको 3। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा 5वां प्रश्न है। प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रश्न आप देख रहे हैं, लिखा है 1 - 1/2, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/3, तीसरे में 1 - 1/4, 1 - 1/5 और कहाँ तक है 1 - 1/n टर्म तक है, और बताना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 1 = 2 - 1 करेंगे तो 1/2, ब्रैकेट हट गया ना तो गुणा, 3 × 3 - 1 किए तो 2/3 फिर गुणा, 4 × 4 - 1 किए तो 3/4 फिर गुणा, 5 × 5 - 1 किए तो 4/5 और ये कहाँ तक चला जाएगा गुणा लगा करके, ये जाएगा गुणे n-1/n तक, यहीं तक तो जाएगा, n × n-1/n तक। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये प्रश्न कट कैसे रहा है, यहाँ से ये पूरा कट गया, यहाँ से ये पूरा कट गया, यहाँ से ये पूरा कट गया। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ आएगा वो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो 1 2 3 4 तो अगला 5 आएगा ना, तो वो कट गया। इसका मतलब यहाँ देखो 2 3 4 5 और इधर आप आएंगे तो यहाँ n-1 आएगा, क्योंकि नीचे से आप कट रहे हैं तो ये कट जाएगा। अब यहाँ ऊपर क्या बचा है 1 और नीचे क्या बचा n, क्या आ गया आपका 1/n। विकल्प ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ये समझ में आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 6वां प्रश्न है। प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योगफल 25 है और उनका अंतर 13 है। तो हमें बताना है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया है कि जहाँ 2 संख्याओं का योगफल दिखे और उनका अंतर दिखे, तब करो क्या कि सबसे पहले उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करो कि वो दोनों संख्याएं हैं कौन सी, और जब वो ज्ञात हो जाएंगी तो हम उनका गुणा कर देंगे, उत्तर मिल जाएगा। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कैसे करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर लो और एक बार दोनों को घटा के आधा कर लो। बताया था ना कि जब जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी वाली संख्या मिलती है, घटा के आधा करोगे तो छोटी वाली संख्या मिलती है। तो जोड़ देंगे 25 और 13 38, आधा कर देंगे तो 19, घटा देंगे तो 25 में से 13 12/2 करेंगे तो 6। कौन कौन सी 2 संख्याएं मिल गई, 19 और 6। बड़ी वाली संख्या 19, छोटी वाली संख्या 6। अब इनका गुणनफल बताना है, तो इनका गुणा क्या होगा, 19 छक्का 114। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 7वां प्रश्न है। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। प्रश्न है कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंक लगेंगे। 1 से 100 तक की गिनती अगर हम लिखें तो कुल कितने अंक लगेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने में हमको 3 प्रकार के अंक मिलते हैं। पहले तो 1 अंक वाली संख्या, फिर 2 अंक वाली संख्या और फिर 3 अंक वाली संख्या मिलेंगी। 1 अंक कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 9 तक। कुल कितनी संख्याएं हैं, 9। 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, और कहाँ तक जाएगा 99 तक। इसके सारे में 2-2 अंक हैं। अच्छा, कुल कितनी संख्याएं हैं, 90, और हर एक संख्या में 2 अंक हैं, तो कितने अंक हो जाएंगे, 180। ये समझ में नहीं आया, समझ लो। कह रहे हैं कि 10 से लेकर 99 तक कुल 90 अंक आते, 90 संख्याएं हैं ना, और हर संख्या में 2 अंक हैं, तो कुल कितने अंक हो गए, 180। अब 99 के बाद क्या मिला, 100, और इस 100 में कितने अंक हैं,
3। तो हमें बताना था कुल कितने अंक होंगे, तो 9 और 180, 189 और 3 192। विकल्प नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 8वां प्रश्न है। प्रश्न है कि 10 के पावर 19 में इकाई का अंक क्या होगा। आप सब जानते हैं कि इकाई के अंक प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। टेट और सीटेट और वनडे एग्जाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, पहले बताए भी हैं कि घात जो होगा उसमें 4 से भाग दे देते हैं। तो घात है 19, इसको हम 4 से भाग करते हैं तो 4 चौक 16, बचेगा कितना 3। अब ये हमारा 3 शेष बचा, और जो आधार अंक था, जो नीचे वाला अंक था, नीचे कितना था 8, इसी को जितना शेष आया है उतनी बार लिख के गुणा कर दो। तो शेष आया 3, 8 को 3 बार हम गुणा करें तो 8 अठाई 64 गुणे 8, 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 3 बचा, 8 छक 48 और 3 51। अब इकाई अंक पूछा था तो इकाई क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई आया हमारा 2। विकल्प में पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये 9वां प्रश्न है। प्रश्न है कि 14 के घात 15, 13 के घात 18, 5 के घात 8 में कुल कितने अभाज्य और गुणनखंड हैं। दोनों चीज़ें अभाज्य गुणनखंड हैं। तो जब अभाज्य गुणनखंड बताना है तो सबसे पहले आधार को अभाज्य में बदल दो, गुणनखंड बाद में बता देंगे। तो अभाज्य में बदलने के लिए हम 14 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 7, भाई 2 सत्ते 14 ना, और ऊपर कितना लिखा था 15। 13 खुद अभाज्य है तो 13 के घात 18, 5 भी अभाज्य है तो 5 के घात हो जाएगा 8। अब बात करते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड बराबर होता है घातों का योगफल। गुणनखंड क्या होता है, घातों का योगफल। तो 15 इसका और 15 इसका कितना हो गया 30, ये 18 और ये 8, जोड़ डालो सबको तो 30 18 48 और 8 56। विकल्प नंबर कौन सा सही है, सी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बताते समय जो संख्याएं भाज्य हों उनको तोड़ दो। तो तोड़ दिया 14 को 2 गुणे 7, पावर 15 था कर दिए, 13 के घात 18, 5 के घात 8, अभाज्य में बदल गया। अब गुणनखंड में बदलना है तो गुणनखंड बराबर होता है घातों का योगफल। तो 15 घात इसका 15 इसका 30 हो गया, 18 48 हो गया और 8 56 हो गया। आपका सी नंबर विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है। प्रश्न लिखा हुआ है ये कोई संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख वाली, जिसमें यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया है और कह रहा है इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें। यहाँ पर क्या रख दें कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाए, ये पूरी संख्या 9 से कट जाए, इसलिए यहाँ पे क्या रखें। तो 9 के विभाज्यता का नियम हम बता चुके हैं, आप जानते हैं कैसे विभाज्य करते हैं 9 से, सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 7 हो जाएगा 13 और 3 हो जाएगा 16 और 5 हो जाएगा 21 और 1 बचा हो गया 22। अब अभी 22 तो 9 से कटेगा नहीं, तो 22 के आगे कौन सी संख्या 9 से कट सकती है, 27 कट सकती है सर, 27 कटेगी ना 22 के आगे। लेकिन तो 22 तो अभी कम है 27 से, कितना कम है 5 कम है, कितना कम है 5, यानी अगर यहाँ 5 रख देंगे तो पूरी संख्या कट जाएगी। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे 10 प्रश्न लगाए, काफ़ी कम समय में आपने अच्छे अच्छे प्रश्न जो है लगाए और तरीका देखे। हम कोशिश ये रहती है कि कम से कम टाइम लेकर के आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको दिया जाए। अब एक प्रश्न ये है जो आपके लिए होमवर्क है, भाई अब केवल हम ही तो मेहनत करेंगे नहीं, आपको भी करना है। तो एक प्रश्न आप ये लगाएंगे, प्रश्न है कि 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो आएंगे, कुल कितने शून्य आएंगे। ये विकल्प दिया हुआ है 3, 5, 2 और 4। आपको कमेंट में उत्तर देना है हमें कि कितने जीरो आएंगे। फिर हम लोग कल मिलते हैं 3 बजे, आप तैयार रहेंगे। जय हिंद।